हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ये 11th क्लास रहेगी। 11th क्लास का पहली क्लास रहेगी ये। तो इसमें हम लोग मैकेनिक्स की तरफ चलेंगे। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग रहेगा तो आपकी नियर अबाउट फिजिक्स सारी स्ट्रांग रहेगी। और मैंने आपकी मैकेनिक्स को ही लिखा है। मैकेनिक्स इसको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 1 में सबसे पहले हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड होगा, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, छोटी छोटी टर्म्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेजरमेंट एंड डायमेंशंस, किसी चीज़ को कैसे मेज़र किया जाता है और डायमेंशंस कैसे लिखी जाती हैं उसकी तरफ होएगा। और वेक्टर की तरफ आएंगे, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, क्वांटिटी को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, वेक्टर, स्केलर। देन काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम मोशन को पढ़ेंगे और मोशन को 1D और 2D यानी मोशन स्ट्रेट लाइन और प्लेन में भी पढ़ेंगे। देन कम्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते होंगे, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये मैंने आपके कुछ टॉपिक लिखे हैं जो हम मैकेनिक्स 1 में पढ़ेंगे। देन कम्स मैकेनिक्स 2, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नई टर्म है, किसी बॉडी का सेंटर को ढूंढेंगे। लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, ठीक है जी, ये पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसको पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड जब बहता है तो उसका मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसमें हम मॉडुलस वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। देन कम ग्रेविटेशन। तो ये हमारा मैकेनिक्स 1 पार्ट रहेगा और ये हमारा मैकेनिक्स 2 पार्ट रहेगा। और इसमें हम बड़े मज़े से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं आएगा तो हम आगे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरी फिजिक्स में आपका यूज़ होएगा। जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तो हमारे लिए थोड़ा मुसीबत रहेगा। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को ही लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ऐसा है, इसको पढ़ने में हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये एक नया टॉपिक रहेगा, हम आराम से कर लेंगे इसे। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ लिखेंगे, एक डेफिनेशन रहेगी, वो रहेगी आपकी क्वांटिटी की। क्वांटिटी क्या चीज़ है? क्वांटिटी वो होती है जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकें। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ ए क्वांटिटी। अब ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और indirectly is called quantity। अब इसमें दो बातें आई, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। तो ये बातें क्या हैं, इनको देख लेते हैं। ये इनडायरेक्टली और ये आया डायरेक्टली। हम किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते हैं तो हम उसे डायरेक्टली मेज़र कर लेते हैं या इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं। जैसे आप लोग कहीं बाज़ार में जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं भाई साहब हमें 2 किलो टमाटर दीजिए। तो वो आपको 2 किलो क्या करता है, टमाटर तोड़ के दे देते हैं। कैसे? वेट मेजरिंग मशीन लेते हैं, वहाँ पे 2 किलो टमाटर डालते हैं, जैसे वो बराबर हो जाते हैं तो आपको दे देते हैं। एक्चुअली कहानी क्या हुई, आप पुराना तराजू देखिए, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के, वो 1-2 किलो का पत्थर लेते थे और एक साइड पे रखते थे। जहाँ 1 किलो का, जो 2 किलो का, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी, 2 किलो का आपने पत्थर लिया, उन्होंने एक साइड पे रखा और 2 किलो एक साइड पे टमाटर डाले। जैसे दोनों का बराबर हो गया, तराजू बराबर हो गया, तो उन्होंने आपको तोल के दे दिए। कहानी क्या हुई कि एक कंपैरिजन हुआ, किसका? टमाटर का। किसके साथ? 2 किलो के पत्थर के साथ। अब ये एक्चुअली 2 किलो का पत्थर क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके साथ हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे फॉर देयर मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट हुआ है, मेजरमेंट कैसा कि उन्होंने कहा कि 2 किलो का टमाटर दीजिए, 2 किलो टमाटर दीजिए, तो 2 किलो पत्थर रखा, 2 किलो टमाटर मेज़र किए और आपको दे दिए।
तो हुआ क्या कि एक वेरिएबल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया। कहने का मतलब है कि ये मेजरमेंट कैसी थी, डायरेक्टली कैसे, उन्होंने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ नहीं की दुकानदार ने, उसने सीधा सीधा पत्थर डाला, आपको बराबर करके तराजू के साथ आपको डाल के दे दिए। तो दिस इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट। और जैसे सपोज दैट आप कहीं दुकान पे जाते हैं, कहते हैं जनाब हमें जी 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो वो क्या करते हैं, एक लंबी सी मीटर रॉड रखी होती है, वो मीटर रॉड के साथ यूं मेज़र करते हैं एक बार, फिर दूसरी बार, तो वहाँ से कट करके आपको 2 मीटर कपड़ा दे देते हैं। दिस इज़ ए डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे आप गाड़ी चला रहे तो वहाँ पे आप देखते हैं गाड़ी के ऊपर एक सुई हिल रही होती है जो बताती है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से वो कुछ देती है ना। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, और वो क्या बताता है कि उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, उसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मगर हमारा टारगेट है कि वो क्या बता रही है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। वो एक यंत्र आ गया, वो एक इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसने आपकी स्पीड बता दी। तो वो कैसी मेजरमेंट हुई जी, डायरेक्ट। मीटर रॉड से कपड़ा मेजर कर दिया, वो क्या है जी, डायरेक्ट मेजरमेंट। टमाटर तोल दिए किसके साथ जी, 2 किलो पत्थर के साथ, क्या है जी, डायरेक्ट मेजरमेंट है। एक और होता है कि जो मोटरसाइकिल पे या गाड़ियों पे लगा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसके जरिए ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितनी दौड़ी अभी तक, दैट इज नोन एज ओडोमीटर। वो क्या बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी दौड़ी। तो वो भी एक यंत्र है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो बता देता है कि आपकी गाड़ी अभी तक कितनी चली। तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है जी, आपने किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज नहीं किया, जस्ट इंस्ट्रूमेंट ने आपको सब कुछ बता दिया कि आपकी गाड़ी कितनी चली। दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट मेजरमेंट। उसके साथ जैसे आप वोल्ट मीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर बताता है कि आपकी वोल्टेज कितनी है। करंट मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे थर्मोमीटर है, ठीक है जी, थर्मोमीटर बता देता है, मुंह में डाल के आपके वो उसमें मरकरी लगा होता है, तो वो बता देता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। दैट इज़ आल्सो डायरेक्ट मेजरमेंट। अब ये थर्मोमीटर ने डायरेक्ट मेजरमेंट की जी आपकी बॉडी के टेम्परेचर की, करंट की मेजरमेंट की एमीटर ने, और वोल्टेज की मेजरमेंट की जी वोल्ट मीटर ने। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कुल मिला के कि डायरेक्ट मेजरमेंट वो मेजरमेंट होगी जिसमें हम किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी कितनी है। दैट इज़ नोन एज अ डायरेक्ट मेजरमेंट। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऐसा है कि जिसमें आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। आपको ये नहीं पता है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेंगे और टेम्परेचर निकालें किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेके, तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में कैलकुलेशन मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। लेट अस सी, एक छोटी सी बात करते हैं। लेट अस सी कि हमारे पास ये कोई रोड है और यहाँ पे हमारी कोई गाड़ी है, ठीक है जी, वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाती है। ए पॉइंट मान लीजिए इसे, और इसे बी पॉइंट मान लीजिए। अब मान लीजिए कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, मान लीजिए 100 मीटर है जी, ठीक है। तो आपकी ये गाड़ी यूं चल रही है, इसकी स्पीड है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मान लो कि ये 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है जी। कोई 100 मीटर पर सेकंड से चल रही, कोई पूछे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो गाड़ी चली उसने कितना समय लिया। ये हमारे पास स्पीड है जी, और ये हमारे पास डिस्टेंस है जी, इसे x मान लीजिए। तो हमें पता है स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम हमारे पास किसके बराबर हो गया, टाइम हो गया जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है जी 100 मीटर, 100 मीटर, और स्पीड कितनी है जी 100 मीटर पर सेकंड। ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा जी 10 सेकंड। यानी कि हमने अब घड़ी से नोटिस नहीं किया टाइम, हमने कैलकुलेशन यूज़ की कि तो हमने इससे ये पता किया कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस था जी 100 मीटर, और गाड़ी चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड, जब उसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज इनडायरेक्ट कैलकुलेशंस।
तो हम कहते हैं जी हमने यहाँ बॉडी यहाँ से चली, यहाँ पे पहुंची 10 सेकंड लिए, मगर हमने घड़ी से नोटिस नहीं किया। अगर हम घड़ी से नोटिस करते तो वो शायद डायरेक्ट मेजरमेंट होता। हमने कैलकुलेशन का सहारा लिया और ये नोट कर लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का समय लेगी 10 सेकंड। तो दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल हम और ले लेते हैं, वो ये है, यूँ देखिए कि हमारे पास ये हमारा सन है मान लीजिए, और यहाँ पे अर्थ है जी, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है मान लीजिए, और ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ से रोशनी चलती है और यहाँ पे आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लेती है जी, ठीक है। और आप सन, आपको पता ही होगा, सूरज से रोशनी चलेगी, धरती पे आएगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, और उसकी स्पीड को हम c से लिखते हैं। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट से इसे फाइंड आउट कर सकें धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस क्या है। हम जैसे सपोज दैट तो कोई 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इनके बीच का अगर डिस्टेंस मेज़र करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, एक हम मेज़रमेंट कर सकते हैं इसका, एक फीता, एक लंबा सा पटवारी लोगों के पास होता है, लंबा सा फीता। तो एक कोना बंदे को यहाँ पे खड़ा किया, उसे पकड़ा दिया, दूसरे बंदे को यहाँ खड़ा किया तो उसे पकड़ा दिया, तो सीधा डायरेक्ट फीते के साथ मेज़रमेंट कर ली, दैट इज़ डायरेक्ट मेज़रमेंट, ठीक है जी। अब कोई ऐसा बड़ा फीता तो हमारे पास होता नहीं है कि एक बंदे को सन के ऊपर खड़ा करेंगे, दूसरे को अर्थ के ऊपर खड़ा करेंगे, तो कहेंगे भैया मेज़र कर लो। अब सबसे बड़ी बात है को जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तो सोच लो उसका क्या बनेगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर सन का तो वो तो उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों के बीच का अगर हमने डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो डायरेक्ट मेज़रमेंट का हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर सहारा लेते हैं मैथमेटिक्स का। तो उसके लिए कैसे, तो हम लगाते हैं जी यहाँ पे इनडायरेक्ट मेजरमेंट, मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। मैथमेटिकली ऑपरेटर यानी जब मैं मैथमेटिकली ऑपरेटर बोलूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलूँ, तो ऑपरेटर देखिए ऐसा सोचिए, ऑपरेट हो गया खोलना, ठीक है जी, खोलना, तो ऑपरेटर हो गया खोलने वाला, ऑपरेटर हो गया खोलने वाला, खोलने वाला, खोलने वाला ऑपरेटर, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमारे पास है ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। देखो ऐसे 2 + 2 = 4। अब ये जो भाई साहब हैं इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन किया, इस 2 के ऊपर तो बना दिया 4। इन भाई साहब ने ऑपरेशन किया किस, इस 2 और 2 के ऊपर तो बना दिया 0। अगर इन भाई साहब ने ऑपरेशन किया इसका तो आंसर क्या कर दिया 1। तो दीज आर ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हैं जो किसके, ये नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे जो क्वांटिटीज़ के ऊपर भी काम करेंगे, हम क्वांटिटी को पहले देखेंगे, क्वांटिटीज़ के ऊपर भी काम करेंगे। ये ऑपरेटर्स हैं, इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये अभी नंबर्स के ऊपर हैं, बाद के ऊपर ये किसके ऊपर काम करेंगे, क्वांटिटीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो मैथमेटिकली ऑपरेटर्स ये हुए हमारे। तो मैथमेटिकली ऑपरेटर के जरिए हम इनका सहारा लेते हुए तो क्वांटिटी को आगे ड्राइव करते जाते हैं। आगे हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बड़े अच्छे से देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि ऑपरेट हो गया खुलना, ऑपरेटर हो गया खोलने वाला। जैसे आपके पास डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स एक किस्म के नहीं होते, बड़े किस्म के होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है ना, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके से डॉक्टर, हर एक डॉक्टर अलग अलग किस्म के होते हैं। तो इन द सेम वे मैथमेटिकली ऑपरेटर भी अलग अलग किस्म के होते हैं और उनका अलग अलग ऑपरेटर का अलग अलग काम है। ये भाई साहब ऑपरेटर हैं किसके, एडिशन स्पेशलिस्ट हैं। ये अब जैसे वो स्पेशलिस्ट है जैसे वैसे ये स्पेशलिस्ट, ये सब्ट्रैक्शन के स्पेशलिस्ट हैं, ये डिवीज़न के स्पेशलिस्ट हैं। और कहें तो ये देख लीजिए, तो ये भाई साहब किसके स्पेशलिस्ट हैं जी, ये हैं मल्टीप्लाई के स्पेशलिस्ट। तो
तो इस तरीके से ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, और इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हम मदद लेके मैथमेटिक्स यूज़ करते हुए दो क्वांटिटी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, और बहुत सारी अदर क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि हम ये धरती और सूर्य के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें, जबकि इनके यहाँ से रोशनी चलती है और यहाँ पे आती है 8 मिनट लेती है। तो हमें फार्मूला पता है कि स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। अब स्पीड हमें पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड को c से लिखा है, c इंटू टी। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। आप देखिए, क्योंकि सूरज से रोशनी चलेगी, धरती पे आएगी, उसकी जो स्पीड होगी वो ये होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रोशनी चाहे बल्ब की हो, चाहे मोमबत्ती की हो, चाहे बल्ब किसी टॉर्च की हो, किसी की भी हो, उसकी वेलोसिटी यही होगी। चाहे सूरज से रोशनी आए, चाहे स्पेस से कहीं से भी आए, उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लगे। हमने लिखा अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट, तो ये हमारे पास 60 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेकंड बन जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 60 सेकंड। तो मैंने 8 मिनट लिखना था, तो मिनट की जगह मैंने सेकंड कर दिए, ये देखो, और सेकंड कैंसिल हो गए। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ये बन गए 48 इंटू 10⁹। आपको ये पता ही होगा, ये देखो 10 की पावर, जब भी ऐसी कैलकुलेशन करनी हो तो जो जीरो होती है उसको पावर में कन्वर्ट करते जाइए, थोड़ा आसान रहेगा। देखिए नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 6 का 48 कर दिया मैंने, ये 3 हमारा यहाँ पे आ गया, 8 मेरे पास यहाँ पे थी, एक मेरे पास यहाँ भी थी, तो मैंने 10⁹ कर दिया। आप इसे यूँ कर सकते हो, 8 3 का 24, ठीक है जी, 2 बच गए और इतने हो गए, तो इंटू 10⁹ मीटर, इतना डिस्टेंस आ गया जी धरती और सूर्य के बीच का। अगर कहने का मतलब हमारा ये है कि 1 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने मीटर। अगर किलोमीटर में बनाना है तो वो आप कर सकते हैं, तो कितना 144 जी 2 3 2 3 2 3 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 3 कट जाएंगे, तो ये किलोमीटर बन जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा जी, x की वैल्यू आ गई 144 इंटू 10⁻, कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 इतने किलोमीटर। अब बताइए, हमने धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया किए हुए, यानी किसी फीते को यूज़ किए हुए, जो हम वो पटवारी लोग यूज़ करते हैं, जहाँ वो लोग यूज़ करते हैं कपड़ा सिलवाते समय, वो इंची टेप जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं। बिना उसके यूज़ किए हुए हमने डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है जी। तो ऐसा है कि अगर डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे हम देखते हैं स्केल क्या, अगर मैंने इसकी लेंथ मेज़र करनी हो तो मैं स्केल यूज़ कर लूँगा। अगर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना हो तो मीटर रॉड यूज़ कर लूँगा। अगर मैंने ज़्यादा डिस्टेंस से निकाल लेना तो फिर वही बात आ जाती है कि हम फीते को यूज़ कर लेंगे, पटवारी वाला फीता, ठीक है जी। वो बड़े बड़े होते हैं उनके पास, ठीक है। जब मिस्त्री लोग यूज़ करते हैं, जो घर बनाते हैं, उनके पास होते हैं बड़े बड़े फीते, तो वो यूज़ कर लेंगे। तो हम इस तरीके से उनको बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे लोग रोड बनवाते हैं, तो आपने कभी देखा होगा, जब आप हाईवे पे चलते हैं तो वहाँ 1-1 किलोमीटर के बाद आपने देखा होगा वो लिखा हुआ आ जाता है कि इतने किलोमीटर रह गया, आपका डिस्टेंस इतने किलोमीटर रह गया। वो किस तरीके से, वो ऐसे ही, अगर सपोज दैट कि उनके पास एक 100 मीटर का फीता है, तो जब वो 10 बार कर लेते होंगे तो वो पत्थर गाड़ देते होंगे वहाँ पे, हाँ जी हमारा 1 किलोमीटर बन गया। इस तरीके से वो बनाते होंगे। अब इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेज़र करना हो, जैसे स्पेस के डिस्टेंसेस मेज़र कर रहे हो, तो ये हमारे बस का रोग नहीं है। तब हम किसका सहारा लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट का सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस अपने कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, डिवीजन की है, डिस्टेंस और टाइम की डिवीजन की है। मैंने कहा था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करेंगे, मैथमेटिकली ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकली ऑपरेटर कौन सा यूज़ हुआ, डिवीजन का। तो हमारा डिस्टेंस निकल गया, आगे क्या मल्टीप्लाई हो गई। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट।
हमें पता चल गया डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट है जी, हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और इन डायरेक्ट मेजरमेंट में हम मैथमेटिकली ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे या फिर मैथमेटिकली कैलकुलेशंस यूज़ करेंगे। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अपनी किसी भी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, क्वांटिटी की टाइप्स, क्वांटिटी कितने किस्म की है। इसका हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है जी। क्वांटिटी ठीक है, ये हमारे पास आ गई दो किस्म की, एक कांस्टेंट, ठीक है, और एक कैसी, वेरिएबल, ठीक है जी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है ये भी आगे डिवाइडेड है। वेरिएबल कैसे है, कांस्टेंट है, ये भी आगे डिवाइडेड है। कैसे, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, एक आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल की क्लासिफिकेशन आगे ऐसे है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल है, ठीक है जी। अब ये इसको हम एक और क्लासिफिकेशन है इसकी, वो यूं है, मैं इधर डाल देता हूँ, डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोला जाता है, वेरिएबल, एक होता है जी कंटिन्यूस वेरिएबल। इसकी एक क्लासिफिकेशन इधर आ गई फर्स्ट, तो सेकंड क्लासिफिकेशन इधर लिख दी मैंने, कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है जी। अब ये देखिए, क्वांटिटी तो हमें पता चल गया, मोटी मोटी बात क्या है क्वांटिटी में, जो वो चीज़ जिसे मेज़र किया जा सके, ठीक है जी। हाँ, तो इट मीन्स कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्वांटिटी नहीं है, जिसे मेज़र नहीं किया जा सकता। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे हम लोग देखें कि इमोशंस, ठीक है ना, इमोशंस को मेज़र नहीं किया जा सकता है, फीलिंग को मेज़र नहीं किया जा सकता है, खुशी, गम, ये सारी चीज़ें मेज़र नहीं की जा सकती। इट मीन्स दीज आर नॉट क्वांटिटीज़। तो बाकी जितने भी क्वांटिटी जैसे स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है जी, एक्सेलरेशन, फोर्स है, जितनी भी हम आगे पढ़ेंगे ये सब मेजरेबल हैं, देयरफॉर ऑल दीज आर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो क्वांटिटी आगे कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल है कांस्टेंट, फिर आगे दो किस्म से है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देखिए, कांस्टेंट वो है जो चेंज ना हो किसी मैथमेटिकली कैलकुलेशन के दौरान, ठीक है जी, उसे हम कांस्टेंट करेंगे। जैसे मैं लिखूं कि 2x + 3, कोई इक्वेशन लिख दिया, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 भी चेंज नहीं होएगा, 3 भी चेंज नहीं होएगा इस कैलकुलेशन के दौरान, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और ये क्या है, ये वेरिएबल है, x इज वेरिएबल। या मैं इसको यूं कर दूं, इसको यूं लिख दूं, ये तो ये भी एक इक्वेशन आ गई, y इज द फंक्शन ऑफ x, आगे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, 2, 3 कांस्टेंट है। तो इसकी एग्जांपल क्या लिखें जी, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, पाई आपका कांस्टेंट है, e एक्सपोनेंट जिसकी नया कांस्टेंट आएगा हम इसके आगे देखेंगे, इसका 2.71 इसका वैल्यू होता है, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसे। तो उसके बाद ये हमारे क्या आ गए जी, कांस्टेंट। उसके बाद एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो हो गए जो टाइम, स्पेस और प्लेस के साथ चेंज ना हो ड्यूरिंग एनी मैथमेटिकली ऑपरेशन। कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन कर रहे हैं आप, और उसमें टाइम के दौरान, टाइम के साथ, स्पेस के साथ, प्लेस के साथ वो चेंज ना हो। जैसे ये नंबर ही ले लो, अब ये थोड़ी है कि कल इसे 2 कहा जाता था, आज इसे 3 कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो
तो 10 साल पहले भी इसे 2 कहा जाता था, 20 साल पहले भी इसे 2 कहा जाता था, और 100 साल बाद भी इसे 2 ही कहा जाएगा। इट मीन्स ये समय के साथ चेंज होने वाले नहीं है। तो ये जो नंबर्स जितने भी हैं आपके, ये क्या हैं, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं। पाई की वैल्यू आप लिखते हैं 3.14, तो ये भी कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ई का वैल्यू आप लिखते हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है जी। एंड सो ऑन इसके आगे लिख लीजिए। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट जो एक सवाल के लिए, एक क्वेश्चन के लिए उनकी वैल्यू फिक्स है, मगर दूसरे क्वेश्चन के लिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मीन्स वो कांस्टेंट विच चेंजेस देयर वैल्यूज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम एंड विद स्पेस टाइम और प्लेस। स्पेस टाइम प्लेस, इसका एग्जाम्पल के ले लीजिए, आप यूँ देख लीजिए, करेंसी ले लीजिए। इंडिया की करेंसी अलग है, जापान की करेंसी अलग है, ठीक है जी। आप यूरोप में चले जाएं, वहाँ की करेंसी अलग है। तो इट मीन्स कि ये जो करेंसी है ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये जगह के साथ चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, ठीक है जी। तो उसके बाद आप लैंग्वेज ले सकते हैं, लैंग्वेज, यहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, मगर इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए ये वैल्यू क्या है, ये जो लैंग्वेज है वो कांस्टेंट है। दूसरी जगह के लिए कांस्टेंट है, मगर वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। बट जब यहाँ से वहाँ जाएं तो लैंग्वेज चेंज है। आप यहाँ पे ड्रेस भी ले सकते हैं, ठीक है जी, बहुत सारे कल्चर ले सकते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है, मगर पर्टिकुलर जगह में वो कल्चर कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रहे। तो उसे कहेंगे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसे मैथमेटिकली हम एक एग्जांपल के जरिए पढ़ेंगे। उसके बाद कांस्टेंट हमें समझ आ गया। एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो होते हैं जो बिल्कुल चेंज ना हो। एब्सोल्यूट देख लीजिए कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करें, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज करें। फिर उसके बाद वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो इक्वेशन में। जैसे मैं लिख दूं y = 6x + 9 लिख दिया, तो यहाँ पे ये भाई साहब भी चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज आएगा। अगर सपोज दैट मैं x की वैल्यू 1 भरूँ तो ये मेरी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू हो गया जी 15 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसका वैल्यू चेंज किया और इसका वैल्यू हो गया, इसका चेंज किया, इसका वैल्यू चेंज किया और इसका अपने आप हो गया। यहाँ पे 2 भरिए, 6 दूने 12 और 9 21 आ जाएगा, y का वैल्यू 21 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। वो वेरिएबल्स जो किसी मैथमेटिकली ऑपरेशन के दौरान अपनी वैल्यू को चेंज कर ले। जैसे हम इसकी वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। दिस इज वेरिएबल। जब ये वैल्यू चेंज होगी तो ये अपने आप होगी। ये करने इसको इसमें हम लाएंगे चेंज और इसमें आएगा, इसका ध्यान रखना है। अब वेरिएबल आगे 2 किस्म का मैंने लिखा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से भर रहे हैं। मीन्स ऐसा सोचिए कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे इसी x को ले लीजिए, मैं इसे 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इस x की हम लोग, ठीक है जी। और जब इसकी वैल्यू मतलब कि अपनी मर्जी से कोई भी भर सकते हैं, यहाँ ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ जिसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड करती है। इसके नाम से ही पता चलता है इंडिपेंडेंट, ये आजाद है। डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है भैया, ये डिपेंड करता तो किसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अब ये आ जाएगा डिपेंडेंट। ये देखो इधर देखें तो ये डिपेंडेंट है और ये भाई साहब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, मगर इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मैं 1 रखूं तो ये 15 ही आएगा, अगर मैं 2 रखूं तो ये 21 आएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है। तो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। तो वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी और पे निर्भर करे तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो वेरिएबल जो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले, जो कि हमने बात की थी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम थोड़ी सी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट अस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो एक एग्जांपल है, मैं आपको यूं ही बता देता हूँ। देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होगा। मानिए कोई एक बंदा है, ABC कोई भी एक बंदा है, वो भाई साहब की एक खासियत है, जब वो इंडिया में रहते हैं ना, वो पजामा कुर्ता पहनते हैं।
खाना पीना पजामे कुर्ते में, सोना पजामे कुर्ते में, किसी के फंक्शन में जाना तब भी पजामे कुर्ते में। उनका एक ड्रेस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, दैट इज़ पजामा कुर्ता। ठीक है जी, सिंपल सी बात। तो वो एक कांस्टेंट हो गया इंडिया के लिए। जब यही भाई साहब अमेरिका में चले जाते हैं तब वहाँ पे जो भी काम करते हैं सारा पेंट कोट में, खाना पीना सोना, मान लीजिए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं, मान लीजिए, तो उनका वहाँ पे एक ड्रेस कोड है वो चेंज हो गया, बट दैट इज़ कांस्टेंट। वो क्या है? पेंट कोट पहनते हैं जी, फॉर्मल ड्रेस है। अगर यही भाई साहब इंग्लैंड में चले जाते हैं तो वहाँ पे इनका ड्रेस हो जाता है जी जीन्स। जो भी काम करना है सारा जीन्स में, वहाँ पे जीन्स ही पहनेंगे। ठीक है, टी शर्ट और जीन्स वहाँ पे फिक्स हो गया। अमेरिका में एक फिक्स हो गया, इंडिया में एक अलग फिक्स हो गया। तो इस तरीके से इनके ड्रेस क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। और इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे हम यूँ समझिए कि y, मेरे पास कोई इक्वेशन है, ऐसे समझ लीजिए y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कोई। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसके 3 पार्ट बना लेता हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ और b की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के आगे पार्ट ले लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? y की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू 1। तो अच्छा, x की वैल्यू चेंज करते जाना है आपने। x की वैल्यू मानिए 1 है ए पार्ट में। ए मान लीजिए दिस इज इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए और इसे 3 मान लीजिए, यूँ मान लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू हमने क्या ली है जी? 1 ली है। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? a की वैल्यू क्या है? 1, x की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू क्या है जी? 0। तो y की वैल्यू हो गई 1। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं? x की वैल्यू 2 लेते हैं। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? y की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और x की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2। ठीक है, इन द सेम वे आप आगे भी कर सकते हैं। तो सेकंड केस में x की वैल्यू आप 0 मान लीजिए, जहाँ 2 मान लीजिए, लड़त से कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो y का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू कितना है जी? 1, x का वैल्यू 2 और उसका वैल्यू 0। तो y का वैल्यू हो गया हमारे पास 2। अच्छा, तो सेकंड में x का वैल्यू मान लीजिए 3 है। तो y का वैल्यू कितना हो गया? y का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू कितना है हमारा? 1 और x का वैल्यू हमने क्या लिया? 3 और b का वैल्यू है 0। तो y का वैल्यू हमारे पास हो गया 3। ठीक है, अब तीसरे में अब यूँ लिख लीजिए, x का वैल्यू 9 लिख लीजिए। तो y का वैल्यू क्या हो गया? y का वैल्यू हो गया जी हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या ली है हमने? 1, x की वैल्यू 9 और इसका 0। तो y का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, तो देन सेकंड लिख लीजिए, x का वैल्यू 10 ले लीजिए। तो y का वैल्यू हो गया हमारे पास 1, 10 प्लस 0, 0। तो y का वैल्यू होगा हमारे पास हो गया 10। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन किया मैंने और एक क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट कर दिए और तीनों पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, मगर ये जो वेरिएबल हैं इनको मैंने चेंज किया। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के आगे 2 पार्ट किए मैंने और इन दोनों पार्ट में x की वैल्यू वेरी कर रही है, बट क्या है? a और b का वैल्यू कांस्टेंट है। देखो, a की वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0। अब दूसरे सवाल में भी देखिए, a का वैल्यू मैंने 1 ही भरा है, b का वैल्यू 0 भरा है, a का वैल्यू मैंने 1 ही भरा है, b का वैल्यू 0 भरा है, x को चेंज किया। इसी तरीके तीसरे सवाल में भी इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीसरा पार्ट था उसमें भी हमने x को चेंज किया और x को चेंज किया। ये देखिए, x को इधर चेंज, x को इधर चेंज, x को इधर चेंज है और x को इधर चेंज है, मगर सारे सवालों में ध्यान से देखिए a और b क्या है आपका जी? कांस्टेंट। ठीक है,
ए और बी को मैंने कांस्टेंट रखा है। तो ये पहला पार्ट आ गया। इसी तरीके से अगर आप दूसरा सवाल करें तो दूसरे सवाल में मैं 2 ही करता हूँ। दूसरे सवाल में आप कीजिए ए की वैल्यू आप 3 रख लीजिए और बी की वैल्यू 2 रख लीजिए। तो ये आपका क्या बनेगा, पहला पार्ट कर लीजिए इसका। चलो इसके 2 ही पार्ट करते हैं। तो ये पहला पार्ट और ये दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे मैंने 2 सवाल कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। ठीक है जी, 2 पार्ट कर दिए। तो पहला पार्ट ये रहा, पहला पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट इसको 1 2 3 किया, इसको ए बी सी आप कर दो क्योंकि चेंजिंग हो जाएगी थोड़ी। इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो नंबर 1 के अंदर जो पार्ट है इसमें x का वैल्यू 0 कर दीजिए। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू मैंने क्या रखा 3 और x का वैल्यू 0 और b का वैल्यू +2। तो y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा जी 2। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट में क्या करता हूँ, x का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए कोई चक्कर नहीं है इसका। तो y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3 और x का वैल्यू कितना है 4 और v का वैल्यू कितना है जी, b का वैल्यू हमने क्या लिया 2। तो ये कितना अच्छा, तो 12 2 14 आ जाएगा। y का वैल्यू हो गया हमारे पास जी 14। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर बी, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी। इन तीनों सवालों में आप यहाँ पे कुछ और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी में आप यूँ लिख लीजिए, ए की वैल्यू 6 मान लीजिए एंड बी का वैल्यू 7 मान लीजिए और इसके भी आगे पार्ट निकालिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने, ये क्वेश्चन नंबर ए के अंदर मैंने क्या किया, एक पार्ट लिया ये, दूसरा पार्ट लिया ये, तीसरा पार्ट लिया ये, और तीनों पार्ट में ध्यान से देखो मैंने x की वैल्यू चेंज की है और तीनों पार्ट में 1 2 तीनों पार्ट में जितने भी आगे किए, एक इसके सब पार्ट 1 2 3 4 5 6, इन सभी में मैंने a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 ही रखी है। यानी क्वेश्चन नंबर a में ये जो वैल्यू है क्या ये कांस्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इन क्वेश्चन नंबर ए के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बी के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए मगर इन सभी के लिए ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 ही भरेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर बी के लिए ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सी के लिए ये कांस्टेंट है। इसके अब सब पार्ट कीजिए ऐसे नीचे। इट मीन्स कि ये जो ए और बी है इस सवाल के लिए कांस्टेंट है, ए और बी इस सवाल के लिए अलग कांस्टेंट है, ए और बी इस सवाल के लिए अलग कांस्टेंट है। इट मीन्स ए और बी कांस्टेंट तो हैं बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज हो रहे हैं। इस करके मैं कहूँगा कि हियर ए एंड बी रिप्रेजेंट्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है जी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड एक्स रिप्रेजेंट्स वेरिएबल। ये x हमारा वेरिएबल है, वेरी मीन चेंज, तो ये चेंजेबल है। a और b क्या हैं, ये कांस्टेंट हैं। तो हमें इस सवाल से, इस छोटी सी एग्जांपल से ये पता चला कि a और b क्या है कांस्टेंट। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो वो देख लीजिए। a और b ये समझ लीजिए वो बंदा है जो इंडिया में रहता है और पजामा कुर्ता पहनता था, और ये वो बंदा है जो अमेरिका में गया और वो वही बंदा, सेम बंदा इंडिया में रहा तो ये पजामा कुर्ता, और ये अमेरिका में गया तो ये पैंट कोट मान लीजिए, और ये टी शर्ट्स और जीन पहन मान लीजिए। तो ये वही चीज़ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो एक छोटी सी अब हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, वो है फंक्शन। अब देखिए मैंने एक बात कही, हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, एक होगा डिपेंडेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स, इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स, कौन से, x and y, such that the value of y depends on x,
इस तरीके से कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। देन वी से that y is the function of x. Y is the function of x, and it is written as इसको यूं लिखा जाएगा y is, इसमें ये इस चीज को समझिए, फंक्शन ऑफ x। ठीक है जी। अब ये देखिए मैंने क्या कहा, if we have two variables x and y such that the value of y depends on x, इस तरीके से कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो हम कहेंगे कि y किसका फंक्शन है, x का। तो y किसका फंक्शन है, y, देखिए y इज द फंक्शन को लिखा f ऑफ मल्टीप्लाई किसका, x का, तो दिस इज x। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहते हैं तो यूँ लिख लो y इज इक्वल टू x प्लस 1। आप बताइए यहाँ पे y डिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या, y x का फंक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो वेयर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। यह मैथ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। और छोटी सी डेफिनेशन एक हमने लिखी, डिफाइन फंक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे। टिल देन गुड बाय।